हम सबको स्कूल में एक ही बात सिखाई जाती है कि मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। और ज्यादातर लोग, मतलब हम सब, यही करते भी हैं। हम पैसे के लिए काम करना सीखते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने हमें यह सिखाया कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो आसान लगता है, पर ज्यादातर लोगों की आर्थिक परेशानियों की जड़ असल में यही है। आज हम जिस किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं वो है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के बारे में है जो किसी को अमीर या गरीब बनाती है। और हमारे पास इस विषय पर काफी दिलचस्प स्रोत और नोट्स हैं जो इस किताब के मूल विचारों को आज के समय के हिसाब से समझने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल, और यही इस किताब का जादू है ना। ये पैसे के बारे में कम और पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी परवरिश और हमारे डर के बारे में ज्यादा है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ किताब को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि दो अलग अलग पिताओं की सोच किसी के आर्थिक जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा खोद कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो कहानी शुरू होती है लेखक के दो पिताओं से। एक थे उनके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे और हवाई में शिक्षा विभाग के प्रमुख थे। लेखक उन्हें गरीब डैड कहते हैं। उनकी सलाह हमेशा यही होती थी, बेटा स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। ये तो वो सलाह है जो शायद हम सबके कानों में आज भी गूंजती है। हाँ, और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन रहे थे। लेखक उन्हें अमीर डैड कहते हैं। और उनकी सलाह बिल्कुल उल्टी थी। वो कहते थे, ये सीखो कि पैसा कैसे काम करता है ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। यहाँ डिग्री या शिक्षा की बात नहीं हो रही, यहाँ दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों की बात है। और ये नजरिया उनकी बातों में साफ झलकता था। जैसे गरीब डैड का मानना था कि पैसे का मोह हर बुराई की जड़ है, जबकि अमीर डैड कहते थे, पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। एक मिनट के लिए इस फर्क को समझिए। एक सोच आपको पैसे से दूर रहने को कह रही है, उसे एक बुरी चीज मान रही है। दूसरी सोच पैसे को एक साधन, एक टूल की तरह देखती है, जिसकी कमी आपकी जिंदगी में तनाव, झगड़े और मौके छीन सकती है। असल में सारा खेल यहीं से शुरू होता है। पैसे को लेकर आपकी बुनियादी मान्यता क्या है? और अगर ज्यादातर लोगों की मान्यता गरीब डैड जैसी है, तो इसका नतीजा क्या होता है? वो एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। किताब में इसी को चूहा दौड़ या द रैट रेस कहा गया है। और एक पल की खुशी होती है, फिर शुरू होता है बिल भरने का सिलसिला। घर का किराया या लोन की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस। और महीने के अंत तक सब गायब। हाँ, फिर आप अगली सैलरी का इंतजार करते हैं और ये चक्र सालों साल चलता रहता है। दिलचस्प बात तो तब होती है जब प्रमोशन होता है या सैलरी बढ़ती है। हमें लगता है कि अब हम इस दौड़ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन असल में होता क्या है? होता इसका ठीक उल्टा है। जैसे ही आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। छोटी कार बड़ी कार में बदल जाती है, किराए का घर खरीदने की सोच आ जाती है, छुट्टियां और महंगी हो जाती हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा। आपकी आमदनी तो बढ़ी, लेकिन आपकी आर्थिक आज़ादी वहीं की वहीं रही, बल्कि आपके ऊपर कर्ज और जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। आप पहले से भी तेज भाग रहे हैं, लेकिन उसी गोल चक्कर में। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस शिक्षा प्रणाली पर हम इतना भरोसा करते हैं वो हमें आर्थिक रूप से तैयार करने में पूरी तरह से विफल हो रही है। वो हमें इस चूहा दौड़ के लिए ही तैयार कर रही है। बिल्कुल। हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम हमें बस एक अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए डिजाइन की गई है, मालिक बनाने के लिए नहीं। हमें सिखाया जाता है कि कंपनी के लिए काम कैसे करें, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अपनी कंपनी कैसे बनाएं। हमें सैलरी कमाना सिखाया जाता है, पर उस सैलरी से संपत्ति बनाना नहीं सिखाया जाता। और यही सबसे बड़ा धोखा है। तो फिर इस जाल से, इस चूहा दौड़ से निकलने का रास्ता क्या है? अगर ज्यादा कमाना इसका हल नहीं है तो फिर क्या है? इसका रास्ता एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार में छिपा है, जो इस किताब का दिल है। संपत्ति एसेट्स और देनदारियों लाइबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। ठीक है, ये शब्द तो हमने सुने हैं, पर किताब इन्हें कैसे समझाती है? बहुत ही आसान तरीके से। स्कूल और अकाउंटिंग की जो जटिल परिभाषाएं हैं ना, उन्हें भूल जाइए। अमीर डैड की परिभाषा बहुत सीधी है। संपत्ति वो चीज है
जो आपकी जेब में पैसा डालती है। और देनदारी? और देनदारी, लायबिलिटी, वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। ये तो बहुत ही सरल है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जिस घर में हम रहते हैं या जो गाड़ी हम चलाते हैं वो हमारी संपत्ति नहीं है? हम तो हमेशा से यही मानते आए हैं। और यहीं पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। किताब की सबसे क्रांतिकारी बात यही है कि वो संपत्ति की परिभाषा ही बदल देती है। उस परिभाषा के हिसाब से आपका घर, अगर आप उसमें खुद रहते हैं और उसकी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस पर हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी देनदारी है, संपत्ति नहीं। आपकी कार, जो पेट्रोल, बीमा और मरम्मत पर लगातार पैसे खर्च करवा रही है और जिसकी कीमत हर दिन घट रही है, वो एक देनदारी है। ये सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो फिर संपत्ति क्या हुई? संपत्ति वो है जो आपके लिए पैसा कमाए, जैसे एक दूसरा घर या दुकान जिससे आपको किराया आता हो, किसी कंपनी के स्टॉक्स जिससे आपको डिविडेंड मिलता हो, एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जो आपके बिना भी चले और मुनाफा दे, या फिर आपकी लिखी हुई कोई किताब या बनाया हुआ गाना जिससे आपको रॉयल्टी मिलती रहे। मतलब पैसिव इनकम। बिल्कुल। सोचिए, आपका फोन, क्या वो संपत्ति है या देनदारी? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक देनदारी है। हर महीने बिल और उसकी कीमत लगातार घट रही है। लेकिन एक सफल यूट्यूबर के लिए वही फोन पैसा बनाने का जरिया है, यानी एक संपत्ति। ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। तो मतलब अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति खरीद रहा है। एकदम सही। अमीर इंसान पहले अपनी आमदनी से ऐसी संपत्ति बनाता है जिससे और आमदनी हो, फिर उस बढ़ी हुई आमदनी से वो अपने शौक पूरे करता है। जबकि एक आम इंसान सैलरी आते ही पहले एक नई कार या महंगा फोन खरीदता है, यानी एक देनदारी, और फिर उस देनदारी को चुकाने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। यहीं से चूहा दौड़ मजबूत होती जाती है। ठीक है, तो हमें संपत्ति और देनदारी का फर्क समझ आ गया है। लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू करने के लिए सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, इसके लिए तो पूरी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये बदलाव एक सवाल से शुरू होता है। गरीब डैड की मानसिकता वाला व्यक्ति किसी महंगी चीज को देखकर, जैसे किसी प्रॉपर्टी या कोर्स को देखकर कहता है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। बात वहीं खत्म, दिमाग बंद हो जाता है। जबकि अमीर डैड की मानसिकता वाला व्यक्ति उसी चीज को देखकर पूछता है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये आपके दिमाग को बंद करने के बजाय उसे काम पर लगा देता है। आपका दिमाग अब बहाने नहीं बल्कि रास्ते खोजने लगता है। क्या मैं इसके लिए पैसे बचा सकता हूँ? क्या मैं कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं इसे खरीदने के लिए कोई संपत्ति बना सकता हूँ? ये सवाल संभावनाओं का दरवाजा खोलता है। और ये सोच सिर्फ खरीदने तक सीमित नहीं है, ये काम करने के तरीके पर भी लागू होती है। एक सोच कहती है, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, ओवरटाइम करूंगा। ये अपने समय को सीधे सीधे पैसे से बदलने जैसा है। लेकिन आपका समय वो तो सीमित है ना, आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और दूसरी सोच क्या है? दूसरी सोच है, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगी जो मेरे लिए पैसा कमाए। ये अपने समय को आजाद करने जैसा है, चाहे वो एक बिजनेस हो, एक निवेश पोर्टफोलियो हो या कोई ऑनलाइन कोर्स। अमीर लोग अपने समय को हमेशा पैसे के लिए नहीं बेचते। वे ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जो उनके सोते समय भी उनके लिए कमाई करती रहें। ये स्मार्ट काम है, सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल कितना है? जब किसी को घर चलाने के लिए पैसों की तुरंत जरूरत हो, तो वो सीखने या सिस्टम बनाने के बारे में कैसे सोच सकता है? ये सलाह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पहले से कोई सहारा है। ये बहुत ही जायज सवाल है, और अमीर डैड की सलाह यहाँ बहुत गहरी है। वो कहते हैं, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। उनका मतलब ये नहीं था कि आप मुफ्त में काम करें। उनका मतलब था कि जब आप युवा हो तो ऐसी नौकरी चुने जहां आपको पैसे से ज्यादा सीखने को मिले। किस तरह के हुनर या स्किल्स? ऐसे हुनर जो आपको भविष्य में संपत्ति बनाने में मदद करें, जैसे सेल्स मतलब बेचने की कला, मार्केटिंग अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने की कला, कम्युनिकेशन लोगों से बात करने और उन्हें प्रभावित करने की कला, और लीडरशिप और लोगों को मैनेज करने की कला। बिल्कुल, लीडरशिप। गरीब डैड सुरक्षा चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ही नौकरी में पूरी जिंदगी बिता दी। अमीर डैड ने कई अलग अलग काम किए, सिर्फ इसलिए ताकि वो हर बिजनेस का हर पहलू सीख सके।
मतलब सैलरी आपको आज का बिल भरने में मदद करती है, लेकिन स्किल आपको पूरी जिंदगी बिल भरने की आजादी देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। एक अच्छी सैलरी आपको आरामदायक बना सकती है, लेकिन कई तरह के कौशल आपको किसी एक नौकरी या कंपनी का मोहताज नहीं रहने देते हैं। आप अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। ये लंबी अवधि का खेल है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने स्किल सीख लिए, मानसिकता भी बदल ली, अब वो निवेश करने या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन एक और बहुत बड़ी दीवार सामने आती है, डर। असफल होने का डर, पैसे खोने का डर। परीक्षा में फेल होने पर सजा मिलती है, खराब ग्रेड्स मिलते हैं, हम गलतियां करने से डरना सीख जाते हैं। जबकि असल जिंदगी में हम गलतियों से ही सीखते हैं। कोई भी बच्चा बिना गिरे साइकिल चलाना नहीं सीखता। गिरना उस प्रक्रिया का हिस्सा है ना? इसी तरह कोई भी बड़ा निवेशक या उद्यमी बिना पैसे खोए या बिना असफल हुए सफल नहीं होता। अमीर डैड कहते थे, विजेता हारने से नहीं डरते, हारने वाले डरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके लापरवाही से अपना सारा पैसा डुबो दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे सोचे समझे जोखिम लें, तेजी से असफल हों, उससे तेजी से सीखें और फिर से कोशिश करें। हर असफलता एक सबक है। वो आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता। जो लोग कभी असफल नहीं होते, वे शायद कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। वे अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित खेलने में बिता देते हैं और फिर सोचते हैं कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि अमीर बनना गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। बिल्कुल। निचोड़ ये है कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, पैसे के बारे में आपका ज्ञान बनाता है। और ये ज्ञान किसी भी उम्र में, किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हासिल कर सकता है। इसके लिए आपको अमीर घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है वित्तीय शिक्षा की, अपनी मानसिकता बदलने की और अनुशासन के साथ छोटे छोटे कदम उठाने की। तो व्यवहारिक तौर पर पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है खुद को शिक्षित करना, ऐसी किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना। दूसरा, अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब रखना शुरू करना। ईमानदारी से एक लिस्ट बनाना कि आपकी जेब में पैसा क्या डाल रहा है, यानी संपत्ति, और क्या निकाल रहा है, यानी देनदारी। और तीसरा, छोटी शुरुआत करना, चाहे 500 रुपए से ही क्यों ना हो, निवेश करना शुरू करें। संपत्ति वाले कॉलम में कुछ डालना शुरू करें। ये एक धीमी प्रक्रिया है, रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। इसमें धैर्य और निरंतरता चाहिए। आज की इस बातचीत को हम लेखक के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म कर सकते हैं। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीबों के पास सिर्फ खर्चे होते हैं, और मध्यम वर्ग ऐसी देनदारियां खरीदता है जिन्हें वो संपत्ति समझता है। यह चर्चा एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर सोचना चाहिए। स्रोत हमें भौतिक संपत्ति मतलब फिजिकल एसेट्स बनाने के लिए कहते हैं, प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल युग में क्या ज्ञान और कौशल, नॉलेज एंड स्किल्स खुद सबसे बड़ी संपत्ति बन गए हैं? एक ऐसी संपत्ति जिसे बनाने में पैसा नहीं बल्कि आपका समय और ध्यान लगता है और जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्या अपनी क्षमताओं में निवेश करना ही आज का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश है?